हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th में साइंस में दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि अम्ल, क्षार एवं लवण क्या है। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। लेकिन अम्ल, क्षार और लवण नाम के इस लेसन को शुरू करने से पहले हम इस लेसन के बारे में थोड़ा सा इसका इतिहास बता दें, इंट्रोडक्शन बता दें कि ये आखिर अम्ल, क्षार और लवण का जो परिकल्पना है ये माइंड में आया कहाँ से। तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, पहले इसका इतिहास बता दें, उसके बाद से सीधे हम टॉपिक पर आएंगे। तो 2 मिनट में आप इसका इतिहास देख लीजिए। पहले सन 1675 में, इसको हम कह सकते हैं 17वीं शताब्दी, इसको हम 17वीं शताब्दी कह सकते हैं। सन 1675 में केमिस्ट्री भी बहुत शुरुआती दौर में था। केमिस्ट्री में बहुत सारे नियम अभी खोजे नहीं गए थे, मतलब शुरुआती दौर में की बात करें तो सन 1675 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है लीमरी। सन 1675 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है लीमरी। तो लीमरी ने क्या किया कि उस समय जितने भी पदार्थ उनको मतलब ज्ञात थे, बहुत सारे पदार्थ खाने वाले या नहीं खाने वाले, किसी न किसी रूप में उपयोग किए जाने वाले बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान उनको था। तो उनके माइंड में एक आइडिया आया कि इन पदार्थों का हम बंटवारा करते हैं। इन पदार्थों का हम क्या करें, बंटवारा करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। जो एक श्रेणी के तत्व होंगे वो उनको एक पास रख देंगे, जो एक श्रेणी के तत्व होंगे उनको एक पास रख देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि तत्वों के अध्ययन में आसानी मिलेगी, सुविधाजनक होगा। तत्वों का अध्ययन हम क्या कर लेंगे या पदार्थों का अध्ययन आसानी से कर लेंगे। अगर हम बंटवारा कर करके पढ़ें तो काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप ही लोगों को एक ही घंटे में सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाए तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए पीरियड वाइज एक घंटे में स्पेशली एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, फिर अगले घंटे में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो बंटवारा करके पढ़ाया जाता है। ठीक उसी प्रकार लीमरी के माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना जो हमारे पास पदार्थ हैं उनका क्या कर दे, बंटवारा कर दे। तो जब उसने बंटवारा करने के लिए सोचा तो अब उसको चाहिए था कि किस आधार पर हम बंटवारा करें, हम किस आधार पर बंटवारा करें। तो उसने जो आधार लिया वो लिया क्या, प्राप्ति के स्रोत के आधार पर। जितने भी पदार्थ उसको ज्ञात थे वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कोई आम है, फल है, तो फल कहाँ से प्राप्त होगा, पेड़ से प्राप्त होगा। अगर नमक उसको ज्ञात था तो नमक कहाँ से प्राप्त होगा, तो समुद्र से प्राप्त होगा। अगर दूध की बात करें, दूध कहाँ से प्राप्त होगा, तो जीवों से प्राप्त होगा, जानवर से प्राप्त होगा। तो जितने भी पदार्थ उसको ज्ञात थे उसका उसने वर्गीकरण करना शुरू किया। और जब वर्गीकरण करना शुरू किया तो उसने पदार्थों को 3 भाग में बांटा था। लीमरी ने पदार्थों को 3 भाग में बांटा था। जो पहला था वो था जंतु पदार्थ, दूसरा था वनस्पति पदार्थ और तीसरा था खनिज पदार्थ। मतलब कि लीमरी ने जो पदार्थों का बंटवारा किया, वर्गीकरण किया, वो उसके प्राप्ति के स्रोत के आधार पर किया कि वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो प्राप्ति के स्रोत के आधार पर जब उसने बंटवारा किया तो उसने किया कि कहा कि पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जंतु पदार्थ, एक होता है वनस्पति पदार्थ, एक होता है खनिज पदार्थ। और डेफिनेशन कैसे दिया, उसने कहा कि वे पदार्थ जो जंतुओं द्वारा प्राप्त किए जाते हों, वे पदार्थ जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं उनको क्या कहेंगे, जंतु पदार्थ कह देंगे। बहुत आसान डेफिनेशन है। जैसे दूध हो गया या अंडा हो गया या मांस हो गया, जो भी पदार्थ है कि जो जंतुओं से प्राप्त होता है उसको क्या कह देंगे, जंतु पदार्थ कह देंगे। जीवों से प्राप्त होता था उसको हम क्या कह दिए, जंतु पदार्थ कह दिए। दूसरा उसने कहा वनस्पति पदार्थ। तो वनस्पति पदार्थ का डेफिनेशन क्या दिया, कहा कि वे पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं,
वे पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वनस्पति पदार्थ। जैसे अनाज हो गया, फल हो गया, लकड़ी हुआ, पेड़ पौधों से, वनों से प्राप्त होते हैं तो उनको क्या कह दिया गया? वनस्पति पदार्थ कह दिया गया। बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जो पदार्थ जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहे थे उनको क्या कह दिया गया? जंतु पदार्थ कह दिया गया। वे पदार्थ जो वनस्पति से प्राप्त हो रहे हैं उनको क्या कह दिया गया? वनस्पति पदार्थ कह दिया गया। उसके बाद वे पदार्थ जो न तो जीव जंतु से प्राप्त हो रहे हों न वनस्पति से प्राप्त हो रहे हों, वो किसी तीसरे स्रोत से प्राप्त हो रहे हों, जैसे खुदाई से प्राप्त हो गया या किसी चट्टान से प्राप्त हो गया या समुद्र से प्राप्त हो गया। तो यदि किसी तीसरे स्रोत से प्राप्त हो रहा है तो उसको क्या कह दिया गया? खनिज पदार्थ। तो लिमरी के अनुसार जितने भी पदार्थ उस समय तक ज्ञात थे उन पदार्थों को लिमरी ने 3 भाग में डिवाइड किया। मतलब कि पदार्थों का वर्गीकरण 3 भाग में किया: जंतु पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और खनिज पदार्थ। और इसका डेफिनेशन भी दिया कि जो पदार्थ जीव जंतु से प्राप्त होता है उसको जंतु पदार्थ कह देंगे, जो पदार्थ वनस्पतियों से प्राप्त होता है उसको वनस्पति पदार्थ कह देंगे, मतलब कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है तो वनस्पति पदार्थ कह देंगे। और जो पदार्थ चट्टानों से या खुदाई से या समुद्र से, इन दोनों के अलावा कहीं और से प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कह देंगे? खनिज पदार्थ। जैसे नमक है, नमक लिमरी के हिसाब से किस में आएगा? खनिज पदार्थ में आएगा। तो उन्होंने बंटवारा किया। उसके बाद सन 1784, ये बात है 1675 का, बंटवारा किया, बंटवारा चला, यही पढ़ाया गया। लेकिन सन 1784 में एक और साइंटिस्ट आए, लेवाजिए। कई किताबों में लेवाइजियर लिखता है, कई किताबों में लेवाजिए है, कई किताबों में लेवाजिए है। तो अलग अलग राइटरों ने अलग अलग तरीके से नाम को लिखा है। लेवाजिए ज़्यादा बुक में है, लेवाइजियर भी है, लेवाजिए भी है, लेवाजिए। तो सन 1784 में लेवाजिए ने इनके वर्गीकरण का अध्ययन किया। सन 1784 में लेवाजिए ने किनके वर्गीकरण का अध्ययन किया? लिमरी के वर्गीकरण का अध्ययन किया। और वर्गीकरण का अध्ययन किया तो काफ़ी डीपली अध्ययन किया, उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अध्ययन किया। मतलब अब जंतु पदार्थ का रासायनिक गुण उसने ज्ञात किया, फिर वनस्पति पदार्थ का रासायनिक गुण उसने ज्ञात किया, फिर खनिज पदार्थ का रासायनिक गुण ज्ञात किया। तो काफ़ी मेहनत करके इनके रासायनिक गुण ज्ञात किए। और उन्होंने लेवाजिए ने यह देखा कि जंतुओं से जो पाए जाने वाले पदार्थ है उसका गुण वनस्पति पदार्थ, मतलब कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ, उनके गुण, दोनों के गुण लगभग समान थे। बहुत सारे गुण ऐसे थे जो 100% गुणों में समानता रखता था। कुछ खनिज पदार्थ भी ऐसे थे जिनके गुण इन दोनों पदार्थों के गुणों से क्या था? समान था। एक एग्जाम्पल उसने दिया, कहा कि जितने भी जंतु पदार्थ हैं सब में निश्चित रूप से कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। वनस्पति पदार्थ जितने भी थे सबका अध्ययन किया तो देखा कि इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अन्य तत्व भी थे। कुछ खनिज पदार्थ भी ऐसे थे जिसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। मतलब कि इन ये बंटवारा जो लिमरी ने किया था, इस बंटवारे का जब लेवाजिए ने पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन किया तो कहा कि जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ दोनों के गुणों में समानता पाई जा रही है। तो फिर उन पदार्थों को 2 जगह क्यों बांटा गया? जब 2 पदार्थों के गुण एक ही जैसा मिल रहे हों तो उनको एक कैटेगरी में होना चाहिए, उनको 2 जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन लिमरी ने जो वर्गीकरण किया था उसमें ऐसा ही आ रहा था। और लेवाजिए ने जब उस पर पूरा डीपली अपना रिसर्च किया तो देखा कि कुछ जंतु पदार्थ के गुण हूबहू वनस्पति पदार्थ से मिल रहे थे, वनस्पति पदार्थ के गुण जंतु पदार्थ से मिल रहे थे, लगभग सारे गुण मिल रहे थे। कुछ खनिज पदार्थ भी थे जिनके गुण इनसे मिल रहे थे। तो लेवाजिए के अनुसार ये बंटवारा जो है क्या हुआ? गलत हो गया। और कहा कि जब गुणों में समानता है तो फिर इनको अलग अलग रखना उचित नहीं है। तो लेवाजिए ने क्या किया कि इस लिमरी वाले जो वर्गीकरण है इसको गलत सिद्ध कर दिया
और उसके बाद लेवाजिए ने अपना वर्गीकरण दिया। लेवाजिए ने अपना वर्गीकरण दिया और कहा कि पदार्थों को या जो भी यौगिक हैं उनको दो भाग में बांटा जाएगा, कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। और लेवाजिए ने क्या तर्क दिया कि वे पदार्थ, वे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होगा कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, और वे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा वह अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। और ये सबसे सफल वर्गीकरण रहा। वे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित है कार्बनिक यौगिक कहलाता है, और वह यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता है, बाकी अन्य तत्व उपस्थित रहते हैं, वो क्या कहलाता है? अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो लेवाजिए के अनुसार ये दो प्रकार का बंटवारा हो गया। फिर उस समय एक अवधारणा थी कि कार्बनिक यौगिकों को लैब में नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ अकार्बनिक यौगिकों को ही लैब में बनाया जा सकता है। बाद में वो अवधारणा गलत सिद्ध हुई। कार्बनिक यौगिकों को भी लैब में बना सकते हैं, अकार्बनिक को भी लैब में बना सकते हैं, और फाइनली जो भी यौगिक आप लैब में बना सकते हैं उन यौगिकों को हम क्या कह देते हैं? रासायनिक यौगिक कह देते हैं। आप जिस यौगिक को लैब में क्रिएट कर लिए उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक यौगिक कहते हैं। और अब हम लोग रासायनिक यौगिकों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, क्योंकि रासायनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिक भी आ सकता है, अकार्बनिक यौगिक भी आ सकता है। तो जनरली जो हम लोग को क्लास 10th के साइंस में पढ़ना है वो अकार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना है कि अकार्बनिक यौगिकों का बंटवारा कैसे होगा। तो अगर हम जितने भी रासायनिक यौगिक हैं, अब यहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि कार्बनिक के बंटवारा कर रहे हैं कि अकार्बनिक का कर रहे हैं, हम रासायनिक यौगिक का बंटवारा कर रहे हैं। तो जो भी आपके रासायनिक यौगिक हैं उन रासायनिक यौगिकों का अगर हम बंटवारा करें तो वह बंटवारा 3 भाग में होता है। और इस बंटवारे को डेवी नामक वैज्ञानिक ने किया था। डेवी। बाद में इस पर आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अपना विचार दिया। तो शुरुआत किया डेवी ने। तो डेवी नामक वैज्ञानिक ने इसके रासायनिक गुणों के आधार पर बंटवारा किया। लेवाजिए के बहुत बाद के साइंटिस्ट हैं। तो कहा कि अगर किसी भी रासायनिक यौगिक को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अगर बंटवारा किया जाता है तो वह बंटवारा 3 भाग में होता है, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। तो ये अम्ल, क्षार और लवण को ही हमको कहाँ क्लास 10th में पढ़ना है। तो हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ शुरू होता है। अभी हमने जो बताया वो इसका क्या था? इतिहास था कि बंटवारे का क्रम कब से चल रहा है। तो हम लोग को पढ़ना है अम्ल, क्षार एवं लवण। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये अम्ल किसे कहेंगे। हमने तो रासायनिक यौगिक का बंटवारा कर दिया। रासायनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उनको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, अम्ल, क्षार एवं लवण। अब अम्ल किसे कहेंगे? तो जब अम्ल, क्षार एवं लवण का बंटवारा हुआ, जब इसका नाम दिया गया अम्ल, क्षार एवं लवण, तो उस समय इसको स्वाद के आधार पर बंटवारा किया गया था। स्वाद के आधार पर अगर हम कहें तो जिस रासायनिक यौगिक का टेस्ट खट्टा होता है, या कैसे ऐसे कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। जो पदार्थ स्वाद में तीखा होता है, तीक्ष्ण होता है या कड़वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। और जो पदार्थ स्वाद में नमकीन जैसा होता है, नमक जैसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। तो ये काफ़ी आसान डेफिनेशन है स्वाद के आधार पर अगर हम कहें तो, कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल। क्योंकि कोई पदार्थ अगर खट्टा लगता है इसका मतलब कि उस पदार्थ में कुछ विशेष प्रकार का तत्व पाया जा रहा है, कुछ विशेष प्रकार के यौगिक पाए जा रहे हैं। जैसे नींबू है, इमली है, तो नींबू इमली खट्टा होता है, तो नींबू में आखिर क्या पाया जाता है कि नींबू खट्टा होता है? तो नींबू में अम्ल पाया जाता है, तो नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। तो यदि किसी पदार्थ में
अम्ल है तो निश्चित रूप से वो कैसा होगा, खट्टा होगा। यदि किसी पदार्थ में क्षार है तो निश्चित रूप से वो तीक्ष्ण होगा या कड़वा होगा, तीखा होगा या कड़वा होगा। यदि किसी पदार्थ में लवण है तो निश्चित रूप से कैसा होगा, नमकीन होगा। तो ये तो रहा टेस्ट के आधार पर बंटवारा कि जो खट्टा लगे वो अम्ल है, जो तीखा या कड़वा लगे वो क्षार है, और जो नमकीन जैसा लगे वो क्या है, अम्ल है। लेकिन क्या हम प्रत्येक रासायनिक पदार्थ को हम चख के और बंटवारा कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर प्रत्येक रासायनिक पदार्थ को चख करके नहीं कह सकते हैं कि ये अम्ल है, क्षार है, लवण है। हो सकता है कि कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ हो जो हमारे लिए क्या हो, नुकसानदेह हो या विषैला हो। तो हम प्रत्येक पदार्थ को चेक नहीं कर सकते हैं कि मतलब स्वाद के हिसाब से तो चेक नहीं कर सकते हैं, उसका एक अलग तरीका है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लिटमस पेपर का यूज करते हैं। लिटमस पेपर एक पेपर होता है, एक प्रकार का लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की विशेषता होती है कि लिटमस पेपर पर यदि आप अम्ल गिराते हैं, इस पर अम्ल को रखा जाता है, तो यदि लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ में क्या है, अम्ल है। यदि किसी पदार्थ को लिटमस पेपर पर रखें, उस पर रख के चेक किया जाए, और यदि वह नीला हो जाता है तो हम कहते हैं कि वह पदार्थ क्या है, क्षार है, उसमें क्षार उपस्थित है। यदि लिटमस पेपर पर कोई पदार्थ रखने पर उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है, तो हम कहते हैं क्या है, लवण है। तो ये थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, हम पहचान कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार रासायनिक जो यौगिक हैं उनको अगर हम रासायनिक गुण के आधार पर बंटवारा करें तो वो कितने प्रकार से बंटता है, 3 भाग में बंटता है, अम्ल, क्षार एवं लवण। हमने उसका पुराना डेफिनेशन भी बताया कि जो स्वाद में खट्टा होता है उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। जो स्वाद में तीखा या कड़वा होता है उसको क्षार बोलते हैं, और जो स्वाद में नमकीन या नमक जैसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि यदि मान लीजिए कि कोई रासायनिक यौगिक है, उसको हम तो टेस्ट खा करके टेस्ट कर नहीं सकते हैं, तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए लिटमस पेपर है। अगर लिटमस पेपर लाल होता है तो अम्ल है, नीला होता है तो क्षार है, कोई रंग नहीं बदलता है तो क्या है, लवण है। अब आइए हम देखते हैं कि अम्ल का डेफिनेशन क्या है। तो आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है एसिड, अम्ल, अम्ल, एसिड। तो जैसा कि हमने बताया कि एक पुराना डेफिनेशन है इसका कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लेकिन ये बहुत सफल परिभाषा नहीं है। तो आइए हम सफल परिभाषा को देखते हैं कि कौन सा परिभाषा सक्सेस रहा। तो अम्ल का जो डेफिनेशन है वो 2 साइंटिस्टों ने दिया, एक डेवी ने दिया और दूसरा आर्हेनियस ने दिया। तो हम दोनों साइंटिस्टों का डेफिनेशन यहाँ पर लिखे हैं और आपको समझा रहे हैं कि डेवी के अनुसार अम्ल का डेफिनेशन क्या होगा और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का डेफिनेशन क्या होगा। जब हम लोग क्षार पढ़ेंगे तो क्षार में भी हम लोग डेवी के अनुसार भी पढ़ेंगे और आर्हेनियस के अनुसार भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पूरा डीपली डिटेल्स सारा चीज़ हम यहाँ पर एक अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोनों डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेवी के अनुसार, डेवी नामक जो वैज्ञानिक था उसके अनुसार ऐसे यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोजन, ऐसे यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप मतलब कि H+, इसको हाइड्रोजन आयन पढ़ते हैं। H+ को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन। H+ क्यों होता है कि जब हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, अपने साथ जो जुड़ रहा है तत्व उसको जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो अपने आयनिक रूप हाइड्रोजन आयन H+ के रूप में उपस्थित रहता है, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। मतलब कि ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन किस रूप में उपस्थित हो, H+ के रूप में उपस्थित हो। तो जब हाइड्रोजन H+ के रूप में उपस्थित होगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है, अम्ल है। जैसे उदाहरण है HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में जब HCl का निर्माण होता है तो यहाँ पर हम एक इसका निर्माण बता दे रहे हैं कि HCl जब बनता है तो H के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वही पहला कोश है, वही अंतिम कोश है। और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के अंतिम कोश में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जब आपस में साझा करते हैं तो हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो जाता है और क्लोरीन का भी अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, अष्टक पूरा हो जाता है।
लेकिन ये जो खाली इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं कि इसको अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं, अपने तरफ इसको खींच लेते हैं। मतलब कि भले साझा हुआ है लेकिन ये लगभग मान के चल रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर दिए, दे दिए हैं, और उसके कारण इस पर धन आवेश आ जाता है और क्लोरीन पर क्या आता है, ऋण आवेश आ जाता है। तो कुल मिला के HCl में हाइड्रोजन H+ के रूप में रहता है, तो हम कह सकते हैं कि HCl क्या है, अम्ल है। सिर्फ यही नहीं, किसी भी यौगिक में यदि हाइड्रोजन अपने आयन के रूप में है, H+ के रूप में है, तो उसको हम कहें कि वो क्या है, अम्ल है। तो ये तो डेफिनेशन हुआ किसके अनुसार, डेवी के अनुसार। दूसरा है आर्हेनियस के अनुसार। ये वाला थोड़ा ज़्यादा सक्सेस है क्योंकि ये लेटेस्ट माना जाता है, ये पहले का है, ये बाद का है, तो आर्हेनियस वाला ज़्यादा चलता है। तो आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ पर जलीय विलयन कहाँ से आ गया, तो आप कोई भी पदार्थ ले लीजिए, कोई पदार्थ ले लीजिए। तो यदि आप किसी भी पदार्थ में जल मिला दें और जल मिलाने के बाद उस पदार्थ में से हाइड्रोजन आयन अगर अलग हो जाता है, वियोजित हो जाता है हाइड्रोजन आयन, तो हम कहते हैं कि वो जो पदार्थ है वो क्या है, अम्ल है। जैसे यहाँ समझते हैं कि देखिए आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वियोजित मतलब होता है टूटकर, जब उसमें जल मिलाएं तो पदार्थ जो है दो भाग में टूटे, और टूटे तो वहाँ से क्या प्राप्त हो, हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो, तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल में थोड़ा सा जल मिलाते हैं तो इसमें ये दो भाग में टूटता है, हाइड्रोजन आयन बनता है और सल्फेट आयन बनता है। तो हाइड्रोजन आयन प्लस के रूप में है और सल्फेट आयन किस रूप में है, माइनस के रूप में है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि वियोजित हो रहा है, तो आप ये मत समझिएगा कि वियोजित हो रहा है तो हाइड्रोजन वहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये उसी में रहता है, बाहर नहीं निकलता है, बस वह अपने आयन के रूप में बाहर होता है, अलग होता है। तो यदि ऐसा होता है तो हम कह सकते हो क्या है, अम्ल है। तो यहाँ पर दो साइंटिस्टों का डेफिनेशन है, एक डेवी के अनुसार, एक आर्हेनियस के अनुसार। डेवी के अनुसार ऐसे यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप H+ में उपस्थित रहता है अम्ल कहलाता है। जैसे HCl में H+ रहता है, H2SO4 में भी H किस रूप में, प्लस में रहता है। आर्हेनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, मतलब कि वे पदार्थ जिसमें हम जल मिला दें और जल मिलाने के बाद हाइड्रोजन अपने आयन के रूप में टूट जाए, आयन के रूप में अलग हो जाए, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, H2SO4 में जब जल मिलाया गया है तो H अलग हो गया है, SO4 अलग हो गया है, लेकिन टूटकर दोनों अलग अलग नहीं हुआ है, एक ही विलयन में है, आयन के रूप में अलग अलग हो गया है, उस विलयन में आयन बन गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और इसका सबसे पुराना डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और अगर लिटमस पेपर के हिसाब से देखा है तो लिटमस पेपर वाइट कलर का होता है, रेड कलर का भी लिटमस पेपर आता है और नीले कलर का भी लिटमस पेपर आता है। तो वाइट लिटमस पेपर ले लें, रुमाल जैसा होता है, पेपर जैसा होता है नॉर्मली। तो उस पर अगर आप जो है किसी पदार्थ को गिराते हैं और अगर वो रेड हो जाए, लाल हो जाए, तो हम कहें कि वो उस पदार्थ में क्या है, अम्ल है, मतलब वो पदार्थ अम्ल है। तो यहाँ पर हमने कई प्रकार से इसके डेफिनेशन को जान लिया। अब हम बात करते हैं अम्लों के प्रकार क्या। तो हमारा अगला टॉपिक है अम्लों के प्रकार। तो अगर अम्लों के प्रकार को, मतलब कि अम्लों का अगर बंटवारा करें कि अम्ल में कितने प्रकार के अम्ल होते हैं, तो जनरली बहुत साधारण हम बंटवारा कर रहे हैं कि अम्ल भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल नाम से स्पष्ट है कि मजबूत होगा और दुर्बल नाम से स्पष्ट है कैसा होगा, कमज़ोर होगा। लेकिन हम पहचान कैसे करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो एक एक करके हम इसको पहचान को बताते हैं कि वे अम्ल, अगर हम आर्हेनियस का डेफिनेशन पढ़ें, जैसा कि अभी हमने बताया कि आर्हेनियस ने कहा कि वे पदार्थ या वे यौगिक जिनका जलीय विलयन या जिनके जलीय विलयन में क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, मतलब कि उसमें हाइड्रोजन अपने आयन के रूप में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जब वियोजित होता है तो यहाँ पर बात आती है कि वो वियोजन जो हो रहा है वो पूर्ण रूप से हो रहा है या आंशिक रूप से हो रहा है। पूर्ण रूप से मतलब कि पूरा वियोजित होकर अलग अलग हो जा रहा है। आंशिक का मतलब हो रहा है, आंशिक का मतलब
आंशिक का मतलब होता है कि वियोजित तो हो रहा है, लेकिन वियोजित होकर पूर्ण रूप से अलग अलग नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पर पूर्ण वियोजन होता है, यदि किसी यौगिक में हम जल मिलाएं और जल मिलाने के बाद उसमें से हाइड्रोजन आयन का पूर्ण रूप से वियोजन होता है, तब उसको कहते हैं कि वो क्या है, प्रबल अम्ल है। जैसे H2SO4 में हाइड्रोजन आयन का जो यहाँ पर पूर्ण रूप से वियोजन होता है, तो हम कहते हैं कि H2SO4 क्या है, अम्ल है, प्रबल अम्ल है। लेकिन यदि किसी अम्ल में हम जल मिलाएं और जल मिलाने के बाद उसमें हाइड्रोजन आयन का आंशिक वियोजन होता है, मतलब कि कुछ भाग वियोजित होता है, कुछ भाग वियोजित नहीं होता है, कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, तो आंशिक मतलब कि उसका कुछ हिस्सा, उसका एक छोटा सा अंश। तो यदि किसी अम्ल में हाइड्रोजन का आंशिक वियोजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, कमज़ोर अम्ल कहते हैं। और जिस अम्ल में हाइड्रोजन आयन का पूर्णतः वियोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण है प्रबल अम्ल का H2SO4 और इसका HCl। तो ये रहा हमारा अम्लों के प्रकार। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही क्लास 10th के साइंस के वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।